हेलो एवरीवन। तो बेटा हम पढ़ रहे हैं प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन और आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बड़ा ही छोटा सा इजी सा टॉपिक है। तो बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस हमें दी थी वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवरी ने 1992 में। तो इसको समझने से पहले एक बार हम रिवाइज कर लेते हैं कि क्रोमोसोम्स क्या होते हैं। ये हम ऑलरेडी क्लास 11th में सेल चैप्टर और सेल डिवीजन वाले चैप्टर्स में पढ़ चुके हैं। ठीक है, चलिए तो क्रोमोसोम्स क्या होते हैं बेटा? ये पेयर्ड स्ट्रक्चर्स होते हैं जो कि न्यूक्लियस में प्रेजेंट होते हैं और सेल डिवीजन से पहले डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, ये कलर्ड बॉडीज होती हैं क्योंकि इनको हम सिर्फ स्टेनिंग की हेल्प से देख सकते हैं। Clear? So what are chromosomes? Chromosomes are the paired structures present in the nucleus which divide just before each cell division. They are colored bodies as they are visualized by staining. ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। जैसा कि मैंने आपको बताया ये वॉल्टर सटन और थियोडोर बॉवरी ने दी थी 1992 में। इसको याद कर लेंगे अभी मेरे साथ। किसने दी थी क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस? वॉल्टर सटन एंड थियोडोर बॉवरी ने। किस साल में? 1992 में। क्लियर? उन्होंने क्या किया बेटा? उन्होंने नोटिस किया कि जो क्रोमोसोम्स का बिहेवियर है वो बिल्कुल जीन्स के बिहेवियर की तरह है। यानी उन्होंने नोटिस किया कि क्रोमोसोम और जीन्स के बिहेवियर में काफी पैरेललिज्म प्रेजेंट है। दे नोटेड दैट द बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स वाज पैरेलल टू द बिहेवियर ऑफ जीन्स। और फिर उन्होंने क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया मेंडल के इनहेरिटेंस लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए एंड यूज क्रोमोसोम मूवमेंट टू एक्सप्लेन द मेंडल्स लॉज। क्लियर? उन्होंने बोला कि जैसे जीन्स पेयर में अकर करते हैं, जैसे जीन्स पेयर में प्रेजेंट होते हैं, वैसे ही क्रोमोसोम्स भी पेयर में प्रेजेंट होते हैं। और एक जीन के जो दो एलील होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट होते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? जैसे सपोज दिस इज योर वन क्रोमोसोम और इसका होमोलोगस क्रोमोसोम ये है, तो अगर इस क्रोमोसोम पे इस पोजीशन पे ए जीन प्रेजेंट होगा तो इसके होमोलोगस क्रोमोसोम पे सेम पोजीशन पे सेम जीन का दूसरा एलील प्रेजेंट होगा। क्लियर? समझे मेरी बात? तो इस बात का ये मतलब है बेटा। तो उन्होंने बोला कि एक जीन के दो एलील होमोलोगस क्रोमोसोम पे होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट होते हैं। होमोलोगस क्रोमोसोम्स क्या होते हैं? ये वो क्रोमोसोम्स होते हैं जिनका शेप और स्ट्रक्चर सेम होता है और होमोलोगस क्रोमोसोम में सेम साइट पे सेम जीन के एलील्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? सो इस थ्योरी का फर्स्ट पॉइंट क्या हुआ? क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। ठीक है, दूसरा पॉइंट इन्होंने बोला कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे क्रोमोसोम्स और जीन्स दोनों ही अपने पेयर से सेग्रीगेट यानी सेपरेट हो जाते हैं इस तरह से कि एक गैमीट में एक पेयर का एक ही क्रोमोसोम और एक ही जीन आएगा, जो कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में बोला था। ठीक है, सो बोथ क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। क्लियर? देन लास्ट पॉइंट इन्होंने बोला कि जैसे क्रोमोसोम्स और जीन्स पेयर्स में अकर करते हैं तो एक पेयर का जो सेग्रीगेशन होता है गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे वो दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। यानी इनका जो असॉर्टमेंट होता है वो इंडिपेंडेंट होता है, जो कि मेंडल ने अपने लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट में हमें समझाया था। ठीक है, सो पेयर्स ऑफ बोथ ऑफ देम शो इंडिपेंडेंट सेग्रीगेशन ऑफ अदर पेयर्स। एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करेगा, दोनों के ही केसेस में, क्रोमोसोम्स के केसेस में भी और जीन्स के केसेस में भी। तो ये है बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो कि हमें वॉल्टर सटन और थियोडोर बॉवरी ने 1992 में दी थी। इन्होंने बोला क्रोमोसोम्स और जीन्स का बिहेवियर एक दूसरे के पैरेलल होता है, दोनों ही पेयर में प्रेजेंट होते हैं। एक जीन के जो दो एलील्स होते हैं वो होमोलोगस क्रोमोसोम पे होमोलोगस साइट पे प्रेजेंट होते हैं। क्रोमोसोम
क्रोमोसोम्स और जीन्स गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे दोनों अपने पेयर से सेग्रीगेट हो जाते हैं इस तरह से कि एक गैमीट में एक पेयर का एक ही क्रोमोसोम और एक ही जीन आता है, और एक पेयर का असॉर्टमेंट, एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब इसको एनसीईआरटी से देख लेते हैं। तो बेटा एनसीईआरटी में जब क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट होती है तो हमें पहले बताया जाता है कि मेंडल का जो वर्क है वो अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था 1900 तक, जो कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि इनका काम अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था, किस रीजंस की वजह से रह गया था वो भी हमने लिखे थे। तो वही सारे रीजंस आपको यहाँ पे फिर से दिए हुए हैं, तो हम इसको जस्ट रीड कर लेते हैं। ठीक है, सो मेंडल पब्लिश्ड हिज वर्क ऑन इनहेरिटेंस ऑफ कैरेक्टर्स इन 1865। मेंडल ने अपना जो काम था वो कब पब्लिश किया था? 1865 में, बट उनका वर्क अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था 1900 तक। तो याद रखेंगे इस बात को कि मेंडल ने अपना वर्क पब्लिश किया था 1865 में, बट वो काम अनरिकॉग्नाइज्ड रह गया था 1900 तक। ठीक है, अब क्यों रह गया था उसके सेवरल रीजंस हैं, जैसे फर्स्टली कम्युनिकेशन वाज नॉट इजी, पढ़ा था हमने, एज इट इज नाउ इन दोज डेज, एंड हिज वर्क कुड नॉट बी वाइडली पब्लिसाइज्ड। क्लियर? सेकेंडली हिज कंसेप्ट ऑफ जीन्स और फैक्टर्स इन मेंडल्स वर्ड्स, मेंडल ने जीन्स वर्ड यूज नहीं किया था, उन्होंने फैक्टर्स टर्म यूज की थी, एज स्टेबल एंड डिस्क्रीट यूनिट्स दैट कंट्रोल द एक्सप्रेशन ऑफ ट्रेट्स एंड ऑफ द पेयर ऑफ एलील्स which did not blend with each other was not accepted by his contemporaries as an explanation for the apparently continuous variation seen in nature। ये भी मैंने आपको उस टाइम पे बताया था कि मेंडल ने जो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया था वो उस टाइम पे एक्सेप्ट नहीं किया था, उनके जो आइडियाज थे वो टाइम से अहेड थे। ठीक है, देन थर्डली मेंडल्स अप्रोच ऑफ यूजिंग मैथमेटिक्स टू एक्सप्लेन बायोलॉजिकल फिनोमेना वाज टोटली न्यू एंड अनएक्सेप्टेबल टू मेनी ऑफ द बायोलॉजिस्ट्स ऑफ हिज टाइम। ये भी हमने पढ़ा था कि मेंडल ने बायोलॉजी में मैथमेटिकल और स्टैटिस्टिकल अप्रोच अप्लाई करी थी, जिस वजह से बहुत सारे बायोलॉजिस्ट ने इस अप्रोच को एक्सेप्ट नहीं किया था। ठीक है, फाइनली दो मेंडल्स वर्क सजेस्टेड दैट फैक्टर्स or genes were discrete units, he could not provide any physical proof for the existence of factors or say what they were made of। ये भी हमने वहां पे पढ़ा था कि मेंडल ने जो फैक्टर्स का कॉन्सेप्ट दिया था उसका वो कोई भी फिजिकल प्रूफ नहीं दे पाए थे, वो नहीं बता पाए थे कि ये फैक्टर्स किस चीज के बने होते हैं। ठीक है, तो ये सारे रीजंस बेटा हमने वहां पर पढ़े थे, नोट डाउन करे थे, वही आपको यहाँ पे फिर से दिए हुए हैं, इसको आप यहाँ से रिवाइज कर लेंगे। ओके, उसके बाद हमें बताया गया है कि 1900 में 3 साइंटिस्ट डी वेरिस, कॉरेंस एंड टेस्चरमार्क ने उनका काम रीडिस्कवर किया था, ये भी हमने वहां पे पढ़ा था। ठीक है, तो इसको भी वापस से रीड कर लेते हैं। इन 1900 3 साइंटिस्ट डी वेरिस, कॉरेंस एंड वॉन टेस्चरमार्क independently rediscovered Mendel's results on the inheritance of characters. Also, by this time, due to advancements in microscopy that were taking place, scientists were able to carefully observe cell division. This led to the discovery of structures in the nucleus that appeared to double and divide just before each cell division. तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 1900 में डी वेरिस, कॉरेंस और टेस्चरमार्क ने इंडिपेंडेंटली मेंडल के रिजल्ट्स रीडिस्कवर करे थे, और उस टाइम तक हमारी जो टेक्नोलॉजी थी उसमें काफ़ी एडवांसमेंट्स हो गए थे, जिसकी वजह से हमने न्यूक्लियस में कुछ पेयर्ड स्ट्रक्चर्स देखे थे जो कि सेल डिवीजन से पहले डिवाइड होते हैं। क्या बोलते हैं इन स्ट्रक्चर्स को हम? दीज वर कॉल्ड क्रोमोसोम्स, कलर्ड बॉडीज एज दे वर विजुअलाइज्ड बाय स्टेनिंग। ठीक है, यही अभी हमने पढ़ा। बाय 1902 द क्रोमोसोम movement during meiosis had been worked out. Walter Sutton and Theodore Boveri noted that the behavior of chromosomes was parallel to the behavior of genes and used chromosome movement to explain Mendel's laws। तो यहाँ पे आपको बता रहा है कि 1902 में वॉल्टर सटन और थियोडर बॉवरी ने नोटिस किया कि क्रोमोसोम्स का जो बिहेवियर है वो जीन्स के बिहेवियर के पैरेलल है, और उन्होंने इस क्रोमोसोम मूवमेंट को यूज किया मेंडल के लॉज को एक्सप्लेन करने के लिए। रिकॉल दैट यू हैव स्टडीड द बिहेवियर
बिहेवियर ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग माइटोसिस। माइटोसिस को हम इक्वेशनल डिवीजन बोलते हैं। याद आ जाना चाहिए अब आप लोगों को कि 11th में हमने पढ़ा था माइटोसिस, इसको इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलते हैं। एंड ड्यूरिंग मियोसिस, जिसको रिडक्शन डिवीजन बोलते हैं, ठीक है। द इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर आर दैट क्रोमोसोम्स एज वेल एज जीन्स अकर इन पेयर्स। दोनों ही चीजें पेयर में प्रेजेंट होती हैं। द टू एलील्स ऑफ अ जीन पेयर आर लोकेटेड ऑन होमोलोगस साइट्स। होमोलोगस मतलब सेम, ऑन होमोलोगस क्रोमोसोम्स। क्लियर है, यही चीजें भी हमने पढ़ी है, ठीक है। उसके बाद बेटा आपको एक टेबल दी गई है जिसमें एक कॉलम में आपको क्रोमोसोम की कैरेक्टरिस्टिक्स बताई गई हैं, क्रोमोसोम्स का बिहेवियर बताया गया है, और एक कॉलम में जीन्स का बिहेवियर बताया गया है। बट उन्होंने मेंशन नहीं किया है कि इनमें से क्रोमोसोम कौन है और जीन कौन है। तो आपको पढ़ के बताना है कि कौन क्रोमोसोम है और कौन जीन है। क्लियर? चलिए स्टार्ट करें। तो ए कॉलम में लिखा है अकर इन पेयर्स, उसके कंपैरिजन में बी कॉलम में भी सेम चीज लिखी है, अकर इन पेयर्स। देन ए में लिखा है सेग्रीगेट एट द टाइम ऑफ गैमीट फॉर्मेशन सच दैट ओनली वन ऑफ ईच पेयर इज ट्रांसमिटेड टू अ गैमीट। ए कॉलम में लिखा है कि गैमीट फॉर्मेशन के टाइम पे ये सेग्रीगेट हो जाते हैं इस तरह से कि एक गैमीट में पेयर का एक ही पार्ट आता है, ठीक है। देन बी में इसके करस्पॉन्डिंग क्या लिखा है, सेग्रीगेट एट गैमीट फॉर्मेशन and only one of each pair is transmitted to a gamete, सेम चीज लिखी है। देन ए कॉलम में लिखा है independent pairs segregate independently of each other, और बी में भी लिखा है one pair segregates independently of another pair। तो थर्ड पॉइंट भी दोनों कॉलम्स में सेम लिखा है कि एक पेयर का सेग्रीगेशन दूसरे पेयर के सेग्रीगेशन के इंडिपेंडेंट होता है। तो क्या आप बता सकते हैं, कैन यू टेल विच ऑफ दीज कॉलम्स ए और बी रिप्रेजेंट द क्रोमोसोम एंड विच रिप्रेजेंट्स द जीन? हाउ डिड यू डिसाइड? तो बेटा इसमें दोनों में अभी हमने पढ़ा कि क्रोमोसोम्स और जीन्स का बिहेवियर सेम होता है, पैरेलल होता है। आप खुद सोचिए कि होमोलोगस क्रोमोसोम पे होमोलोगस साइट पे जीन के दो एलील्स प्रेजेंट हैं, तो अगर क्रोमोसोम सेग्रीगेट करेंगे तो जीन पेयर भी सेग्रीगेट कर जाएगा, ठीक है। तो इसमें से हम कॉलम ए को क्रोमोसोम और जीन दोनों बोल सकते हैं एंड सेम कॉलम बी को भी हम दोनों बोल सकते हैं। तो दोनों कॉलम में से किसी को भी आप क्रोमोसोम और किसी को भी जीन बोल सकते हैं। क्लियर? तो ये है क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस गिवन बाय वॉल्टर सटन एंड थियोडर बॉवरी। उसके बाद बेटा यहाँ पे हमें एक डायग्राम दिखाया गया है जिसमें हमें मियोसिस और जर्म सेल फॉर्मेशन दिखाया गया है 4 क्रोमोसोम्स का। तो इसको स्टडी कर लेते हैं। तो जीवन फेज में क्रोमोसोम्स दिखाए गए हैं येलो, रेड, ऑरेंज एंड ग्रीन। फिर G2 फेज दिखाया है। जीवन के बाद याद कीजिए आता है एस फेज, और एस फेज में जो क्रोमोसोम जो हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है उसका डुप्लीकेशन हो जाता है, यानी 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स बन जाती हैं। तो G2 में सिस्टर क्रोमेटिड्स प्रेजेंट होती हैं। तो यहाँ पे वही फिगर दिखाई गई है कि येलो के 2 सिस्टर क्रोमेटिड्स हो गए, ऑरेंज के भी, रेड के भी और ग्रीन के भी, ठीक है। फिर G2 के बाद आता है प्रोफेज 1, प्रोफेज 1 के बाद मेटाफेज 1। मेटाफेज 1 में 2 इक्वेटर प्लेट्स बनती हैं, 2 मेटाफेजिक प्लेट्स बनती हैं जिन पे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। देन मियोसिस 1 में आता है एनाफेज 1। एनाफेज 1 में क्या होता है, होमोलोगस क्रोमोसोम्स एक दूसरे से सेपरेट हो जाते हैं। जैसे यहाँ पे येलो और ऑरेंज अगर होमोलोगस हैं तो येलो एक न्यूक्लियस में जाएगा और ऑरेंज एक न्यूक्लियस में जाएगा। सिमिलरली अगर रेड और ग्रीन होमोलोगस हैं तो रेड एक न्यूक्लियस में जाएगा और ग्रीन दूसरे न्यूक्लियस में जाएगा। और एनाफेज 1 में ये होमोलोगस क्रोमोसोम सेपरेट हो जाएंगे। फिर टीलोफेज 1 होगा, फिर साइटोकाइनेसिस हो जाएगा, तो 2 सेल बन जाएंगे। तो एक सेल में क्रोमोसोम का एक ही पेयर आया और दूसरे सेल में उसका होमोलोगस पेयर गया, ठीक है। तो क्रोमोसोम सेपरेट हो गए, ठीक है। उसके बाद अगेन प्रोफेज 2 होगा, मेटाफेज 2 होगा। मेटाफेज 2 में मेटाफेजिक प्लेट बनेगी। फिर एनाफेज 2 होगा और एनाफेज 2 में अब सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट हो जाएंगे, ठीक है। सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होंगे तो जीन पेयर भी हमारे सेपरेट हो जाएंगे। और फिर टीलोफेज 2 होगा और साइटोकाइनेसिस होगा और हमारे गेमीट्स यानी जर्म सेल्स बन जाएंगे, ठीक है। जर्म सेल्स में हमारे मियोसिस के बाद हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। क्लियर? ओके।
देन आगे चलते हैं, फिर हमें बोल रहा है ड्यूरिंग एनाफेज ऑफ मियोसिस 1 द 2 क्रोमोसोम पेयर्स कैन अलाइन एट द मेटाफेज प्लेट इंडिपेंडेंटली ऑफ ईच अदर। हमें बोल रहा है कि जब मियोसिस 1 में एनाफेज होता है उससे पहले जो मेटाफेज होता है उसमें 2 मेटाफेजिक प्लेट बनती हैं जिसपे होमोलोगस क्रोमोसोम्स अलाइन होते हैं। तो ये जो अलाइनमेंट है ये इंडिपेंडेंटली हो सकता है। जैसे हमें एग्जाम्पल की हेल्प से आगे ये एक्सप्लेन कर रहा है। टू अंडरस्टैंड दिस, compare the chromosomes of 4 different color in the left and right columns. In the left column, possibility 1, orange and green is segregating together, but in the right hand column, possibility 2, the orange chromosome is segregating with the red chromosome. तो इसके लिए हमें यहाँ पे डायग्राम दिया गया है बेटा। इसमें possibility 1 में बोल रहा है कि जो लॉन्ग ऑरेंज और शॉर्ट ग्रीन क्रोमोसोम है ये साथ में सेग्रीगेट कर रहे हैं, और possibility 2 में लॉन्ग ऑरेंज के साथ शॉर्ट रेड सेग्रीगेट कर रहा है। यानी कि इसमें जब हमारी मेटाफेज में जो होमोलोगस क्रोमोसोम्स हैं वो अलाइन करेंगे तो ऐसा फिक्स नहीं होगा कि ऑरेंज के साथ ग्रीन ही जाएगा और येलो के साथ रेड भी जाएगा। ऑरेंज के साथ रेड और येलो के साथ ग्रीन भी जा सकता है। इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। ठीक है, जैसे पॉसिबिलिटी 1 में ऑरेंज क्रोमोसोम के साथ ग्रीन क्रोमोसोम सेग्रीगेट कर रहा था और येलो के साथ रेड। इसी तरह पॉसिबिलिटी 2 में ऑरेंज के साथ रेड सेग्रीगेट कर रहा है और येलो के साथ ग्रीन। तो दोनों ही केस पॉसिबल हो सकते हैं। ऐसा कंपलसरी नहीं होगा कि ऑरेंज के साथ ग्रीन ही जाएगा और येलो के साथ रेड ही जाएगा। क्लियर? तो इसी को बोलते हैं इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स। Then, Sutton and Boveri argued that the pairing and separation of a pair of chromosomes would lead to the segregation of a pair of vectors they carried. Sutton united the knowledge of chromosomal segregation with Mendelian principles and called it chromosomal theory of inheritance. इन्होंने बोला कि क्रोमोसोम्स का जो सेग्रीगेशन है, सेपरेशन है, उसकी वजह से फैक्टर्स का भी सेग्रीगेशन होगा, और उन्होंने क्रोमोसोमल सेग्रीगेशन को अलाइन कर दिया मेंडेलियन प्रिंसिपल्स के साथ और इसको नाम दे दिया क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस, जो अभी हम पढ़कर आए हैं। क्लियर? तो ये था बेटा क्रोमोसोमल थ्योरी ऑफ इनहेरिटेंस। छोटा सा इजी सा टॉपिक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। इसको ध्यान से पढ़ेंगे एनसीईआरटी से, अपने नोट्स बनाएंगे अपनी लैंग्वेज में और प्रॉपरली सब कुछ लिख के पढ़ेंगे। मैं बार बार बोलती हूँ कि सिर्फ रीड करने से या सुनने से चीज़ें याद नहीं होती। जितना ज़्यादा आप खुद से खुद की लैंग्वेज में समझ के लिखेंगे आपको चीज़ें उतने बेटर वे में समझ आएंगी और उतनी जल्दी और उतने अच्छे से याद होंगी। ठीक है, चलिए कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। Thank you.